Assalamualaikum dear students, this is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have completed our chapter number 4, the cell. Now we will discuss about the chapter number 7, interbiology, cell cycle. स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारा जो चैप्टर 4 है इट इज़ रिलेटेड एंड कोरिलेटेड विद दी सेल साइकिल, क्योंकि जब हम सेल का चैप्टर पढ़ लेते हैं, सेल टाइप्स पढ़ लेते हैं, सेल यूकैरियोटिक सेल कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, तो इसी के साथ हम इंटर टेस्ट में सेल साइकिल का चैप्टर करते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन का प्रोसेस इसमें हम पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ सेल साइकिल सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चू, इस साइंटिस्ट ने हमारे सेल थ्योरी के अंदर एक पास्टुलेट ऐड किया था, जिस पास्टुलेट को हम थर्ड पास्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी का नाम देते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल cells arise from pre-existing cells। इट मीन्स जितने भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल ही से वजूद में आते हैं। इट मीन्स सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, वो होता है जिसकी वजह से जो पेरेंटल सेल है वो डिवाइड होगा इनटू डॉटर सेल्स एंड डॉटर सेल्स इन फर्दर इनटू अनदर डॉटर सेल्स, जिसकी वजह से जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो सेल है, हमारे जितने भी लिविंग बींग्स की जो बॉडी है, यू नो वेरी वेल सेल पर बेस करती है, और सेल जो है वो किस तरह डिवाइड होता है, किन फेसिस पर बेस करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इन केस ऑफ द सेल साइकिल, जब हम इसको डेफिनेशन वाइज बात करते हैं सेल साइकिल की, तो याद रखिएगा जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो around from cell growth to cell division। सेल ग्रोथ होने से सेल डिवीजन तक का जो राउंड है इसे हम नाम देते हैं सेल साइकिल। जैसा कि जब हम सेल साइकिल को डिवाइड करते हैं तो दो फेसेस बनते हैं इसकी। याद रखिएगा सेल साइकिल दो बड़े इवेंट्स पर बेस करता है, एक इंटरफेस और दूसरा इसे हम नाम देते हैं एम फेस, जिसे माइटोसिस फेस का नाम भी देते हैं। तो कितनी फेसेस हमारे पास? दो फेसेस आएंगी। अब अगर हम सेल साइकिल को इस व्हील में देखें तो याद रखिएगा हमारे पास दो बड़े इवेंट आ रहे हैं। एक आ रहा है इंटरफेस, क्या आ रहा है? इंटरफेस, जिसे हम कहते हैं। अब इंटरफेस जो है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू द G1 phase, then it is subdivided into S phase, G1 phase, S phase, then G2 phase, and then this is the M phase। इसमें सेल डिवाइड होता है। अब देखें यहाँ पर जो है जब कोई भी सेल डिवीजन पर आता है, ये सेल इंटरफेस से पास होगा, G1 फेज से पास होगा,
G2 फेज से पास होगा, S फेज से पास होगा, देन G2 फेज, और देन फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2। इसी तरह 2 सेल बन जाते हैं। तो ये पूरा जो साइकिल है सेल की ग्रोथ से लेकर सेल की डिवीजन तक, अब इंटरफेस में सेल अपने आप को ग्रो कर रहा होता है और एम फेस में सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है। इसलिए याद रखिएगा इस साइकिल को, इस राउंड को हम नाम देते हैं सेल साइकिल। अब हमने देखा कि इसमें जो है वो 2 बड़े इवेंट आ रहे हैं। एक आ रही है एम फेस, जिसको हम याद रखिएगा माइटोसिस फेस भी कहते हैं, माइटोसिस फेस। अब ये माइटोसिस फेस और इंटरफेस को सब डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में या 3 बड़ी फेसेस में, जिसे हम नाम देते हैं नंबर 1 दी G1 फेस। याद रखिएगा पहली फेस कौन सी है, G1, और सेकंड फेस हमारे पास कौन सी है, दैट इज दी S फेस, जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेस। और थर्ड फेस कौन सी है, दैट इज दी G2 फेस, जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन में आएंगे, डीएनए स्ट्रैंड्स। तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ द इंटरफेस, अब ये क्या है, इंटर जो फेस है दैट इज द ड्यूरेशन बिटवीन 2 डिवीजन्स, 2 लगातार डिवीजन के दरमियान जो ड्यूरेशन आता है इसको इंटरफेस कहते हैं। जब हम G1 की बात करते हैं तो इट इज नॉन डीएनए सेंसाइजिंग फेस है। इसमें क्या करता है कि सेल सिंथेसाइज सबस्ट्रेट्स एंड एंजाइम्स। याद रखिएगा इन सबस्ट्रेट में आरएनए, और आरएनए में इसकी जो मेनली टाइप होती है दैट इज दी rRNA, और एंजाइम्स में आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो कि डीएनए सेंसाइजेशन में रोल करेंगे। वो सारे के सारे एंजाइम्स इस फेस में जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। देन जो है वो G1 फेस में 25 to 50% जो टाइम है टोटल इंटरफेस का वो इस फेस में गुजरता है। इट इज वेरिएबल फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी, लेकिन G1 फेस जो है ये अगर मिनिमम टाइम देखें तो 3 आवर्स से लेकर 2 डेज़ और 2 मंथ्स तक भी ये फेस रहती है। इसमें जो मेन काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट तैयार हो रहे हैं, और सबस्ट्रेट में जो है वो आरएनए एज वेल एज प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स तैयार होते हैं। और आरएनए में मेनली 3 टाइप्स वैसे होती हैं, जिसमें टीआरएनए भी है, जिसमें एमआरएनए भी है, जिसमें जो है वो आरआरएनए भी, और मेनली जो है वो आरआरएनए की सेंसाइजेशन का प्रोसेस होता है। कौन सी फेस में, G1 फेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी सेल है तो जब ये G1 फेस में जाएगा तो ये यहाँ पर क्या सेंथेसाइज कर रहा है, ये अपने एंजाइम्स तैयार सेंथेसाइज करेगा एज वेल एज प्रोटीन्स तैयार करेगा, आरएनए एंड एंजाइम्स बनाएगा, और देन ये इंटर होगा इनटू दी एस फेस। अब सेल जो है वो इंटर होता है एंड एस फेस में। कभी कभार क्या होता है कि जब एस फेस में सेल नहीं जाता तो फिर ये सेल अगर गिवन टाइम में ये सबस्ट्रेट और एंजाइम तैयार नहीं होंगे तो याद रखिएगा ये सेल कहाँ चला जाएगा, G0 फेस में। इट मीन्स ये साइकिल से विदड्रॉ हो जाता है। क्यों विदड्रॉ हो जाता है, इसे हम कहते हैं विदड्रॉइंग फेस। क्या नाम देते हैं इसको हम, इसे हम नाम देते हैं विदड्रॉइंग फेस कहा जाता है।
इसे विथड्रॉइंग फेज कहेंगे। इसमें सेल, याद रखिएगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन डिवाइड नहीं होता, एक्टिव बट नॉट डिवाइड। अब इसमें डिवीजन नहीं होती, इसमें सेल एक्टिव तो रहता है, जिंदा तो है, लेकिन ये आगे डिवाइड नहीं होगा, एस फेस में नहीं जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल गिवन टाइम के अंदर ये सबस्ट्रेट और एंजाइम सेल अपने तैयार कर लेता है जो गिवन टाइम है इंटरफेस का, तो याद रखिएगा ये कहाँ एंटर हो जाएगा, ये चला जाएगा इनटू दी एस फेस में। और याद रखिएगा G1 फेस में जो डीएनए हैं वो सिंगल स्टैंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिंगल स्टैंड हो जाते हैं। और एस फेस में जाएगा जिसे कहते हैं डीएनए सिंथेसाइजिंग फेज। इट इज कॉल्ड एज डीएनए सिंथेसाइजिंग फेज कहा जाएगा। अब इसमें डीएनए सिंथेसाइजेशन का प्रोसेस होता है, एज वेल एज ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेशन होती है, ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेशन। तो इन केस ऑफ एस फेज डीएनए सिंथेसाइजेशन होती है, एज वेल एज ऑर्गेनेल्स की रेप्लिकेशन होगी, एंड वॉल्यूम ऑफ सेल बिकम double, especially the volume of nucleus। न्यूक्लियस जो है इसका वॉल्यूम डबल हो जाता है, ओवरऑल सेल का वॉल्यूम डबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो सेंसाइजेशन होती है वो होगी डीएनए की, जब रेप्लिकेशन होगी, डीएनए जब डुप्लीकेशन में आ जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, तो याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विल डबल। एज वेल एज सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं जब वो सेंसाइजेशन में आएंगे, न्यू ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेशन होगी, तो सेल का जो वॉल्यूम होता है वो डबल हो जाता है। तो इसलिए इसे डीएनए सेंसाइजिंग फेज का नाम देते हैं। इट टेक्स अबाउट 30 to 45% टाइम ऑफ इंटरफेस। कितना टाइम ले जाता है ये? 30 to 45% टाइम ले जाता है इंटरफेस का। अब याद रखिएगा इसमें जो ड्यूरेशन होता है एस फेस में, दैट इज मे बी 7 to 8 hours। 7 to 8 hours में ये एस फेज कंप्लीट होती है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है। इसके बाद सेल एंटर होता है इनटू दी G2 फेज। अब G2 फेज को जब हम देखते हैं, G2 फेज, तो G2 फेज में याद रखिएगा डीएनए डबल स्टैंड्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डबल स्टैंड्स। डीएनए डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाती है, वॉल्यूम सेम एज डबल रहेगा ऑफ सेल, डबल रहता है। इसमें जो मेन इस स्टेज में, इस फेज में जो काम हो रहा होता है, दैट इज दी डीएनए डुप्लीकेशन, यानी डीएनए ड्यूप्लेक्स बनेगा, डबल स्टैंड हो जाता है। जब डीएनए डबल स्टैंड हो जाएगा और ऑर्गेनेल सेंसाइजेशन हो चुकी है पिछली फेसेस में, सेंसाइजिंग फेज में, अब यहाँ पर जो है वो इन केस ऑफ द सेल विल बी रेडी फॉर डिवीजन पर्पस। नाउ जो है वो सेल क्या है? सेल रेडी है, क्योंकि सेल के अंदर जो डीएनए वो डुप्लेक्सिस में आ गया है, डबल हो गया है, डीएनए स्ट्रैंड डबल हो चुके हैं G2 फेज में, और इसमें जो टाइम पीरियड लगता है दैट इज नियर बाय द 20% टाइम होता है। और इसमें भी 7 to 8 hours रिक्वायर्ड होते हैं।
तो जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चल गया कि जो टाइम लिमिट के हवाले से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो होती है वो G1 फेस में होती है। अगर एंटी टेस्ट में क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए एंटी टेस्ट में तो आपका कि कौन सी फेस जो लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द सेल साइकिल है और इंटरफेस है, तो आपका जवाब होना चाहिए G1 फेस। अब ये सेल जाता है इनटू दी माइटोसिस फेस में, जिसको M फेस का नाम देते हैं, जिसको हम डिटेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब हम डिस्कस करेंगे हम उसको वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि अब ये जो सेल है जो कि सेल अपने आप को रेडी कर चुका है फॉर डिवीजन पर्पस के लिए, अब ये सेल डिवाइड होगा ड्यूरिंग M फेस इनटू 2 डॉटर सेल्स। कितने में डिवाइड हो जाएगा? 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं इस फेस में। M फेस में डिवीजन का जो है वो प्रोसेस होगा और इट मे बी टेक्स 1 to 2 hours। 1 से 2 घंटे लगते हैं सेल को डिवाइड होने में। मोस्ट टाइम जो है वो इंटरफेस में जो है वो सेल पास कर रहा होता है। इसमें आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले जो इंटरफेस आई थी G1 फेस, इसे पास किया, सेल कहाँ पहुंचा? S फेस में, सेंसाइजिंग फेस में ऑर्गेनिस्ट रेप्लिकेशन हुई, DNA रेप्लिकेशन हुई, देन D2 फेस में चला गया। D2 फेस में डुप्लेक्स जो है वो DNA दोबारा डबल स्ट्रैंड्स में चेंज होना शुरू हो गए और देन जो है अब सेल रेडी फॉर डिवीजन पर्पस इन दी G2 फेस। सेल एंटर हो गया M फेस में। M फेस में सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देगा। दीज आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। ओके, अब इसमें आपने देखा डॉटर सेल्स बन चुके हैं। मैंने आपको बताया कि M फेस को हम नाम देते हैं माइटोसिस फेस। इसमें से माइटोसिस डिवीजन में हम जब डिटेल में जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने आपको शॉर्टली बता दिया कि 1 से 2 घंटे लगते हैं और इसमें जो G2 फेस से आने वाला सेल वो डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स में। तो ये हमारे पास एक राउंड है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एज वेल इंटरफेस में और उसकी डिफरेंट सब फेसेस में और देन डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना रहा है। इस कंप्लीट साइकिल को हम नाम देते हैं, एक कंप्लीट राउंड को हम नाम देते हैं सेल साइकिल। तो याद रखिएगा, देन जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन को। तो बेटा सेल डिवीजन जो है बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं सेल डिवीजन की, जिसमें सबसे पहले ए माइटोसिस डिवीजन, सेकंड वन माइटोसिस सेल डिवीजन एंड थर्ड वन दैट इज द मियोसिस डिवीजन। तो याद रखिएगा सेल डिवीजन की 3 टाइप्स हैं, लेकिन इस सेल डिवीजन को जब हम डेफिनेशन वाइज लिखते हैं तो याद रखिएगा ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 or more डॉटर सेल्स। जब एक पेरेंट सेल 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होता है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, ए माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस डिवीजन को। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ माइटोसिस, अब ड्यूरिंग माइटोसिस डिवीजन जो कि कॉमन होती है इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स, लेकिन ये कहाँ पर अक्कर्स इन दी सोमा सेल्स। सबसे पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा इन केस ऑफ माइटोसिस डिवीजन इट इज अक्कर्स इन सोमा सेल्स। इसे हम नाम देते हैं बॉडी सेल्स का नाम भी देते हैं। देन इसमें याद रखिएगा नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट और ग्रोथ में
माइटोसिस डिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, एज वेल एज रिपेयरमेंट, और ह्यूमन बीइंग में या हायर एनिमल में देखें तो वुंड्स, या प्लांट्स में देखें तो रिपेयरमेंट ऑफ वुंड्स, एज वेल एज इसमें जो पेरेंट सेल है डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। अब इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम एज इन डॉटर सेल्स। अब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रखिएगा कि पेरेंट सेल में होते हैं। अब इसको जब हम माइटोसिस डिवीजन की बात करते हैं, और माइटोसिस डिवीजन में याद रखिएगा 2 बड़े इवेंट आ रहे होते हैं। अब माइटोसिस डिवीजन में जो इवेंट्स आते हैं, इन केस ऑफ माइटोसिस, तो बेटा माइटोसिस डिवीजन में 2 बड़े इवेंट आते हैं। एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो बेटा याद रखिएगा कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, दैट इज द न्यूक्लियस डिवीजन या ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियस। काइनेसिस कहता है टूटने को। और यहां पर द ब्रेकेज आर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मीन्स ब्रेक होना, या जनरली एक सेल का ब्रेक होकर 2 में डिवाइड होना, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। लेकिन जब न्यूक्लियस टूटता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। जब हम कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा कैरियोकाइनेसिस में इन केस ऑफ माइटोसिस जो इवेंट्स आते हैं उनमें सबसे पहले प्रोफेस, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। ये 4 बड़े इवेंट आ रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेज को। अब प्रोफेज को डिवाइड किया जाता है 2 सब फेसेस में। एक आती है अर्ली प्रोफेज और दूसरा आती है लेट प्रोफेज। बेटा अर्ली प्रोफेज में याद रखिएगा कोई भी सेल जब सबसे पहले माइटोसिस में, कोई भी सेल जब माइटोसिस में जाएगा, अब ये G2 फेज को पास कर चुका है, ये सबसे पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस से ये सबसे पहले आता है इनटू द प्रोफेज, और प्रोफेज में सबसे पहले ये एंटर होता है इनटू द अर्ली प्रोफेज। अब अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, जब अर्ली प्रोफेज में सेल आएगा तो अर्ली प्रोफेज में याद रखिएगा न्यूक्लियस, अब इसका जो नेटवर्क ऑफ दी chromatin network it will be breaks up into chromosomes. Chromatin network breaks up into chromosomes. तो याद रखिएगा यहां पर जो सेल के अंदर न्यूक्लियस में नेटवर्क था जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, इट विल बी ब्रेक्स अप इनटू फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिक्स इन नंबर थ्रेड्स में ये टूटेगा,
जिसे हम नाम देते हैं दी क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर क्या बन गए, क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। और क्रोमोसोम से हम वाकिफ हैं कि किसी भी क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रोमेयर और दूसरा होता है क्रोमेटिड्स। तो याद रखिएगा क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर। अब इन केस ऑफ, अब क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो गई, किसमें, अर्ली प्रोफेज में नेटवर्क ब्रेक हुआ और क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हुई है। जब क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो चुकी है तो अब ये जाएगा सेल किसमें, इनटू दी लेट प्रोफेज में। अब लेट प्रोफेज में सेल के अंदर अगर तो एनिमल सेल है तो याद रखिएगा यहाँ पर सेंट्रियूल जो होंगे वो डिवाइड होंगे नियर द न्यूक्लियस। अगर एक है तो डिवाइड होकर दो बन जाएंगे, और अगर दो हैं तो याद रखिएगा वो नियर द न्यूक्लियस डिवाइड होकर बना देते हैं, एक से दो बन जाएंगे, अगर दो है तो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं दिस इज सेंट्रियूल, और ये डिवाइड होकर कहाँ आ जाएंगे, इनटू द अपोजिट पोल्स। जैसे अपोजिट पोल में आएंगे तो लेट प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, सेंट्रियूल रेडिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। ओके, अब इसमें, इसी में जो हमारे पास लेट प्रोफेज थी, इसमें पहले तो सेंट्रियूल डिवाइड हुए, कहाँ चले गए, अब यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी हैं, और सेल डिवाइड होकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, देन स्पिंडल फॉर्मेशन होगी बाय रेडिएटिंग ऑफ द सेंट्रियूल, और स्पिंडल बनेंगे तीन किस्म के, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं सेल साइकिल में, तीनों किस्म के। दिस इज एस फॉर शॉर्ट, दिस इज, याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट स्पिंडल फाइबर, एच फॉर हाफ स्पिंडल फाइबर, एंड एल फॉर लॉन्ग स्पिंडल फाइबर, जिसको कंप्लीट स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, जो हमने जो है वो सेंट्रियूल में डिस्कस किया था चैप्टर 4 में। अब इसमें लेट प्रोफेज में क्या हुआ है कि लेट प्रोफेज में एक सेंट्रियूल डिवाइड होकर अपोजिट पोल पर चले गए, सेंट्रियूल ने रेडिएट किया, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों डिसअपीयर हो चुकी हैं। अब स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुकी है, अब सेल एंटर होगा इनटू दी मेटाफेज में। अब सेल कहाँ चला गया, जब मेटाफेज में जाएगा तो मेटाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स attached themselves with half spindle fiber by the protein bead, जिस प्रोटीन बीड को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर के जरिए अटैचमेंट हो जाएगी। अब सेल कहाँ आया हुआ है, मेटाफेज में। अब मेटाफेज में सेल जब मेटाफेज में जाएगा तो मेटाफेज के अंदर अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स, जो कि यहाँ पर फ्री फॉर्म में, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई थी तो क्रोमोसोम यहाँ पर फ्री हो चुके थे, ये अपने आप को अटैच करेंगे कहाँ पर, विथ दी हाफ स्पिंडल फाइबर्स के साथ। ये स्पिंडल फाइबर है शॉर्ट, दिस इज हाफ स्पिंडल फाइबर, दिस इज कंप्लीट स्पिंडल फाइबर। जो क्रोमोसोम है ये अपने आप को अटैच करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर, दिस लाइन कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन, और विद द प्रोटीन बीड दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। इसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, मेटाफेज प्लेट का नाम भी देते हैं, मेटाफेज प्लेट है। और ये जो प्लेस है इसे हम नाम देते हैं दी एक्वाटोरियल लाइन,
इक्वेटोरियल लाइन का नाम देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मेटाफेस में क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अटैच किया है विद द हाफ स्पिंडल फाइबर एट मेटाफेस प्लेट बाय द काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर मैं पीछे आपको पहले बता चुका हूं कि काइनेटोकोर जो है ये एक प्रोटीन बीड होता है जो कि मौजूद होता है क्रोमोसोम की जो डिस्क होती है जिसे हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर। जब ये सेंट्रोमेयर डिसॉल्व हो जाती है तो ये अटैच हो जाता है दोनों टर्मिनल्स ऑफ द क्रोमेटिड्स के ऊपर और यहाँ पर अटैचमेंट होगी मेटाफेस प्लेट पर। अब इसमें सिर्फ एक ही काम हो रहा है मेटाफेस में कि सिर्फ जो है वो क्रोमोसोम अपने आप को अटैच कर रहे हैं विद हाफ स्पिंडल फाइबर एट इक्वेटोरियल लाइन और मेटाफेस प्लेट पर। अब सेल इंटर हो जाएगा इनटू दी नेक्स्ट फेज, जिस फेज को हम नाम देंगे एनाफेज। क्या नाम देंगे? एनाफेज का नाम देंगे। अब एनाफेज में सिंपली जो प्रोसेस हो रहा है वो याद रखिएगा, क्रोमोसोम बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। हियर इज, अब इसमें क्रोमोसोम बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर कहां मूव करेंगे? टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहां क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। क्या लिखेंगे हम? क्रोमोसोम्स मूव्स टू अपोजिट पोल बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन से क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। किस फेस में? एनाफेज में। अब सेल एंटर हो जाएगा इनटू दी टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम्स रीच्ड टू opposite poles, nucleus and nuclear membrane reappear, दोबारा फिर अपीयर हो जाएंगे like this is। इसमें क्रोमोसोम्स ने अपोजिट पोल पर रीच किया, ठीक। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईच सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम के अराउंड अपीयर हो गए। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद रखिएगा स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर। अब इस फेस में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंचे हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर हो जाएगी। जो रीच करने वाले क्रोमोसोम्स जो कि अपोजिट पोल पर पहुंचे हैं, दोनों पोल्स पर क्रोमोसोम के अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हुई और स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गए। दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुकी हैं। अब देन इन दी नेक्स्ट, अब ये सेल कहाँ जाएगा? इनटू द साइटोकिनेसिस। कहाँ जाएगा? इनटू दी साइटोकिनेसिस। दो न्यूक्लियाई ऑलरेडी मौजूद हैं किसके अंदर? सेल के अंदर, और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुकी हैं। अब इसमें बाय द एक्शन ऑफ साइटोस्केलेटॉन्स एज वेल एज द माइक्रोफिलामेंट्स, जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा? जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और जो फाइनली स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में तब्दील हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? साइटोकिनेसिस का नाम देते हैं। साइटोकिनेसिस कैसे हुई? जब सेंट्रल लाइन पर स्पेसिफिक प्रोटीन फाइबर्स
जिनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, जिनमें स्पेशली माइक्रोफिलामेंट्स जब अरेंज हुए, जब वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो मेम्ब्रेन है वो मूव करना शुरू करेगी इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड फाइनली स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये सेल ब्रेक हो जाएगा इनटू टू डॉटर सेल्स. दीज आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. ओके, ये पेरेंट सेल था, ये डॉटर सेल्स. तो अब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है. हमने ये शराइत रखी थी कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होना चाहिए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम रहने चाहिए इन ईच डॉटर सेल्स. याद रखिएगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन पेरेंट सेल, एज इन पेरेंट सेल. अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे सेम? जब रेप्लिकेशन हुई तो यहां पर जो जीनोम था वो न्यूक्लियस के अंदर 4n था. याद रखिएगा, ये एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है. जब G2 फेस में सेल होता है, इस फेस में, यहाँ पर हमने माइटोसिस में बताया कि माइटोसिस होगी, डिवाइड होगा. तो मैंने यहाँ पर जब माइटोसिस को हमने खोला तो इस न्यूक्लियस के पास जो जीनोम था वो कितना था? 4n. ठीक, इसलिए 4n जीनोम जो है, जब आगे सेल डिवाइड होगा तो यहां पर भी 2n होगा, न्यूक्लियस विथ डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स. ठीक, यहां पर भी 2n तक हो चुका है क्योंकि दो न्यूक्लियाई बन चुकी हैं. लेकिन यहां पर जो अर्ली प्रोफेस या प्रोफेस वाला रीजन था, इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमेटिन था दैट इज 4n. यहां पर भी 4n का अमाउंट था, यहां पर भी 4n का अमाउंट था. लेकिन यहां पर जैसे हाफ अटैच हो गए, हाफ इस तरह अटैचमेंट ले लेंगे स्पिंडल फाइबर के साथ, हाफ इधर लेंगे, और जैसे मूवमेंट होगी अपोजिट पर पहुंचे तो यहां पर भी 2n और 2n. तो याद रखिएगा, G2 फेस जैसे ही एंड करती है उस वक्त नंबर ऑफ जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है दैट इज 4n में होगा, या जिसे आप कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट विल बी 4n इन द न्यूक्लियस, जो कि माइटोसिस में जाने वाला है. तो ये हमारे पास प्रोसेस था माइटोसिस डिवीजन का कि माइटोसिस किस तरह होती है. क्योंकि हमने पढ़ा कि इंटरफेज के बाद आती है माइटोसिस, इसलिए सेल डिवीजन में सबसे पहले मैंने आपको माइटोसिस का प्रोसेस बताया कि माइटोसिस डिवीजन कैसे होती है और पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल कैसे बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे सेम रहते हैं. क्योंकि यहाँ पर G2 में रेप्लिकेशन हुई थी तो 4n हो गया, लेकिन जैसे डिवाइड होकर टू डॉटर सेल बने तो ईच सेल के अंदर 2n दोबारा चला गया है, और जो कि ओरिजिनली सोमैटिक सेल्स के अंदर 2n मटेरियल होता है. अगर हम ह्यूमन सेल को कंसीडर करें तो फॉर एग्जांपल यहां पर 4n का मतलब यह है कि 92 क्रोमोसोम्स जो है, 92 क्रोमोसोम्स का कंटेंट जो है वो मौजूद होता है जब सेल G2 फेस को पास करके M फेस में इंटर होता है माइटोसिस में. लेकिन जैसे माइटोसिस कंप्लीट होती है तो दोबारा फिर ये 2n हो जाएगा. इट मींस यहां पर फिर 9 जो है 46 एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाएंगे इन दी ईच सेल. ओके, ये हमारे पास थी माइटोसिस डिवीजन. अब कुछ एमसीक्यूज इस पे हम डिस्कस करते हैं. तो याद रखिएगा, ये चैप्टर आपका इंडिटस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस आते हैं. आपने इस डायग्राम्स को, इस अटैचमेंट को, इन फेसिस को डायग्रामेटिकली स्टडी करना है, देखना है, और इसके अंदर क्या इवेंट्स आ रहे हैं उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है, ताकि इसमें चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करें. तो दी क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट फेस of interface in the cell cycle. Option A, the G1 phase. B, G2 phase. C, S phase. D, none of these.
तो बेटा याद रखिएगा, हमने पीछे पढ़ा था कि G1 फेज 3 आवर यानी फ्यू आवर से लेकर आपको डेज और मंथ तक जा सकती है, इसलिए इसे हम जो आंसर हमारा होगा दैट वुड बी ए G1 फेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेप्लिकेशन of DNA occurs during the substage or phase option A G1 phase, B G2 phase, C S phase, D all of these। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सो योर आंसर शुड बी द सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of chromosomes chromosomal content in the cell nucleus during G2 phase। option A N, B 2N, C 3N, D 4N। तो हमने अभी डिस्कस किया पीछे कि जो हमारे पास G2 फेज में जो क्रोमोसोमल कांटेक्ट होता है दैट वुड बी 4N। योर आंसर शुड बी C। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following phase in cell cycle, especially during interphase is termed as a resting phase। option A the G1 phase, B G0 phase, C the S phase, D G2 phase। So we have discussed in the interphase, that is withdrawing phase, that is resting phase, your answer should be the B G0 phase। You know very well, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करता जाऊं कि एक जो साइकिल है इन केस ऑफ एनिमल्स, सेल साइकिल याद रखिएगा 18 to 24 आवर्स लेता है नॉर्मली। और इन केस ऑफ प्लांट्स या जो प्लांट सेल साइकिल है याद रखिएगा वो 13 to 30 आवर्स तक
एक सेल साइकिल लेता है, तो एक सेल साइकिल प्लांट्स में 13 to 30 आवर्स और एनिमल्स में याद रखिएगा 18 to 24 आवर्स में एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है, जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल में कंप्लीट डिवाइड होगा और पूरा जो साइकिल है वो 18 से 24 घंटे एनिमल में और 13 से 30 घंटे तक प्लांट्स में लेता है। दिस इज अबाउट दी cell cycle, about the interphase and M phase, as well as about the significance and events of mitosis with a few MCQs. In the next lecture, inshallah, we will discuss about the mitosis division, that is also called abnormal cell division. Thanks.